नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005, जहां से हर वर्ष सीटेट यूपीटेट यानी जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है 2 या 3 लगभग क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम वही एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या थी, इसका सूत्र क्या था? इसका सूत्र था बिना भार के अधिगम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, जो शिक्षा दी जाए बच्चों को वो बिना भार की शिक्षा हो, बच्चों पे कोई बोझ ना लगे, शिक्षा उन्हें पढ़ना बोझ जैसा प्रतीत ना हो, इस तरह से उन्हें शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी एनसीएफ के बारे में हिस्ट्री है कि जो एनसीएफ 2000 से पहले भी 2005 से पहले भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो सबसे पहले जो हुआ था वो एनसीएफ 1975 में, उसके बाद 1988 में, उसके बाद उसके बाद 2000 में। उसके बाद जो आया वो एनसीएफ 2005 आया, यानी नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके आधार पे ही आज जो शिक्षा का चलन है वो इसके आधार पे ही है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। एनसीएफ 2005 का उद्धरण है, ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से आया ये एनसीएफ 2000 में जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो वर्णन किया गया उसके बारे में। तो वो ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। ये कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति। इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, वो उदार आनंद बचपन की कुंजी है, ये उन्होंने कहा था इसमें। तो इसी निबंध से एनसीएफ 2005 का उद्धरण हुआ। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। जो एनसीईआरटी की बैठक हुई उसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो इनके निर्देशन में किया गया और इसको पूर्ण करने का जो कार्य किया था, जो उसके निर्देशक थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। मैंने हाईलाइट कर रखी यहाँ पे पॉइंट को। तो उनके नेतृत्व में किया गया था और इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो आत्मज्ञान था, कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान को, अपने आत्मज्ञान को समझ सके कि उसके अंदर क्या है, क्या क्वालिटी है। हर बच्चा ज्ञानी है, मतलब जो एनसीएफ ने माना कि हर बच्चा ज्ञानी है, हर किसी के अंदर, हर बच्चे के अंदर टैलेंट भरा हुआ है, हर बच्चा सीखना चाहता है। तो वो इसका प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 का जो अनुवाद वो संविधान की 8वीं सूची में वर्णित है और इसका जो अनुवाद है वो सभी भाषाओं में किया गया। जो संवैधानिक रूप से जो भाषाएं हैं तो उन सभी भाषाओं में ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसका अनुवाद किया गया और ये संविधान की 8वीं सूची में, 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये लाया गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप प्लीज़ धैर्य बना के इसे वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप पूरे एनसीएफ को अच्छे से समझ पाए। काफ़ी बड़ा है एनसीएफ, लेकिन यहाँ पे हमने सारांश में थोड़ा उसका निचोड़ टाइप का यहाँ पे लिया है और उसे मैंने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे का। एनसीएफ 2005 के जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे, जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे क्या थे, जिनके ऊपर पूरा एनसीएफ टिका हुआ है, जो पूरी शिक्षा प्रणाली है वो इन्हीं 5 सिद्धांतों के ऊपर जोड़ के है। तो पहला था कि जो ज्ञान है, बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, कि बच्चे को कैद करके ना पढ़ाया जाए स्कूल के अंदर। उनको बाहरी जीवन की जो चीज़ें हैं, जो उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे जोड़ के उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए।
ये पहला सिद्धांत था कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनके जीवन से जोड़ के, उन्हें कहानी के तौर पे जब सीखेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे हमारे साथ होती है, तो एक नाटक के रूप में प्रस्तुति होगी, तो इस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाए। दूसरा था कि पढ़ाई को रटंत, यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, सॉरी मिस प्रिंट हो गया है, रटंत यानी रटना नहीं है। बच्चों को जो भी सिखाया जाए वो रट के ना सिखाया जाए, रटंत प्रणाली से मुक्त करना है कि जो भी है कि बच्चों को 4 क्वेश्चन दे दिए, वो रट लिए उन्होंने, अब वही पेपर में छाप दिए, ऐसे इस तरह से नहीं करना है। बच्चों को समझाना है, जब उन्हें पढ़ाया जाए तो वो टॉपिक उनके रियल लाइफ से जोड़ के, बाहरी चीज़ों से जोड़ के पढ़ाया जाए, तो वो उसे डीपली गहराई से समझ सकेंगे। तो बच्चों को जो पढ़ाना है वो समझा के पढ़ाना है, ना कि रटा के, कि वो रट के पढ़ तो लिए लेकिन उसको उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये होता क्या है एक्चुअल में, ऐसे ना पढ़ाया जाए। तीसरा था कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। जो पाठ्यचर्या है वो ऐसा नहीं है कि जो पुस्तक में जो टॉपिक है उसमें ही उसे पढ़ा दिया, बच्चों ने पढ़ लिया, बस ख़त्म, ऐसा नहीं है कि वही आ गया कि पाठ्य पुस्तक को जो पढ़ाया जाए तो बच्चों के ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाया जाए, कि जो बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसे बाहरी दुनिया से कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होता है, तो जो पहले वो चीज़ों को जानता है उनसे जोड़ के उन्हें सिखाया जाए। मतलब जो भी चीज़ उसे सिखाया जाए तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाया जाए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित। यानी बच्चा, अगर हम उसे आ सिखा रहे हैं तो हमें बच्चे को दिखाना क्या है, आम, क्योंकि वो आम को जानता है। जब बच्चा आम को जानता है तभी वो सीखेगा आ को। तो इसका मतलब हमें पूर्व ज्ञान से जोड़कर चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित रह जाए कि पाठ्य पुस्तक में जो है बस वही चीज़ बच्चों को पढ़ा दी, इस तरह से नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट जो चौथा उसका सिद्धांत था वो था कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बना जाए। मतलब बच्चे की जो क्लास है वो एक्टिविटी उसमें होती रहनी चाहिए। बच्चों को समूह में बैठ के कोई टॉपिक दे, उस पर चर्चा करने देना चाहिए। बच्चों को कोई ऐसा काम देना चाहिए कि वो उसे प्रोजेक्ट बनाए, उससे मतलब गतिविधि आधारित शिक्षा। उसे ऐसा नहीं है कि हम जो टॉपिक है क्लास में टीचर आया उसने पढ़ा दिया, बस हमें तो ये पढ़ाना है, बस चले गए। उसमें अपने अनुसार उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकता है टीचर, उसे थोड़ा सा लचीला बनाए और गतिविधि आधारित कि बच्चे उसमें करके सीखने का उन्हें मौका देना चाहिए। कक्षा ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया। जो मतलब राष्ट्र के प्रति उनकी श्रद्धा है वो बच्चों के अंदर, आस्था बच्चों के अंदर तैयार हो कि चहुमुखी विकास हो। कि ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र के प्रति उनका जो सम्मान है वो ख़त्म हो जाए, इस तरह से शिक्षा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्य, जो भी ये राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय कर्तव्य है, उन्हें अच्छे से सिखाए जाएं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के भाग। इन्हें भी इसके भी 5 भाग है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के 5 भागों में बांटा गया है, तो इसे 1 बाय 1 इसको भी हम डिटेल में बताते चलेंगे। पहला है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य क्या है? वही कि शिक्षा बिना बोझ की, मतलब बच्चों को जो शिक्षा दी जाए उन्हें वो बोझ ना लगे। शिक्षा जो हो वो उन्हें बोझ जैसी प्रतीत ना हो, वो आनंद में सीखें पढ़ाई को। ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक हमारे लिए बोझ जैसा बन गया है, वो डिप्रेशन में आ जाए, बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है वो भी ना पढ़े। ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्हें खेल कूद के माध्यम से इस तरह से शिक्षा को बनाया जाए कि वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो, बाहरी जीवन से उन्हें ऐसे ही अपने आसपास की चीज़ों को जोड़ के उन्हें सिखाया जाए। तो ये है परिप्रेक्ष्य का मीन्स। नेक्स्ट है सीखना और ज्ञान। जो बच्चों को लर्निंग एंड नॉलेज, जो बच्चे सीखते हैं तो क्या होता है, समाज से मिलने वाली औपचारिक शिक्षा उसे अपने ज्ञान सृजित कर स्वाभाविक क्षमता को विकसित करें। मतलब बच्चा जो आता है तो वो समाज से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। हर बच्चा समाज से कुछ ना कुछ सीखता है। जब स्कूल में आता है तो उसे पहले से पूर्व ज्ञान होता है, तो उसके अनुभवों को, जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ा है शिक्षक, उसके अनुभवों को उसमें शामिल करे, उसको सहभागी बनाए। इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा और अच्छे से सीखेगा, उसे और सीखने में मतलब इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या के क्षेत्रीय। पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र है वो स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। बच्चों को जो
शिक्षा है वो पूर्व प्राथमिक स्तर पर दैनिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर आधारित होनी चाहिए। बच्चों की जो शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाए, ये नहीं किताब उठाए और चैप्टर वाइज पढ़ा दिए। उन्हें दैनिक गतिविधियाँ मतलब प्रतिदिन वो क्या करते हैं उन उन चीज़ों से जोड़ के उन्हें पढ़ाया जाए। और जो शारीरिक विकास पर भी उनका ध्यान देना चाहिए। उन लोग खेल कूद के माध्यम से भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाए और बहुभाषिता का सम्मान किया जाए। मतलब जो अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं एक कक्षा में, तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो उन सबकी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, उनके अनुभवों को सुनना चाहिए, ताकि बच्चे अपने आप को छोटा महसूस ना करें क्लास में। तो ऐसी स्कूल की व्यवस्थाएं और आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा हो कि जो कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी का जो अनुपात है, ऐसा नहीं कि एक कक्षा में 100-150 बच्चे बैठे हुए और एक टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, तो फिर बच्चे भी समझ नहीं पाएंगे और टीचर भी उन्हें नहीं समझा पाएगा। तो 1:3 रखा है एनसीएफ में कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, ताकि कक्षा को टीचर अच्छे से पढ़ा सके, हर बच्चे को उसमें शामिल कर सके, उनके अनुभवों को सुन सके। ऐसा विद्यालय और कक्षा का वातावरण होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे जो कुछ भी बोलना चाहेंगे तो टीचर भी उन्हें आसानी से शामिल कर सकेगा। हर बच्चे को अपना जो उनके अंदर विचार है, जो भावनाएं हैं, उन्हें व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्था और सुधार। जो व्यवस्था और सुधार कैसा होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं या कोई उन्हें सृजनात्मक कार्य दिया गया है, तो टीचर उन्हें उस टाइम ही उनका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सके। इस तरह की जो व्यवस्थागत सुधार विद्यालय में होना चाहिए कि बच्चे जो भी काम करें तो टीचर उन्हें उसी टाइम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सके और उन्हें सहयोग दे सके कि बच्चा अगर कहीं पे कुछ गलती कर रहा है तो उन्हें सहयोग देकर उन्हें बता सके। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट पहला है ये प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो शिक्षा दी जाए तो उसका जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, कि बच्चे की जो मातृभाषा है, बच्चे जिस क्षेत्र में जिस माहौल में उसने जन्म लिया है, जो उसके घर परिवार में पास पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा में बच्चा अच्छे से सीख सकेगा। तो प्राथमिक स्तर पे बच्चों को जो भी सिखाया जाए वो उनकी भाषा में सिखाया जाए। ये नहीं कि भैया अंग्रेजी मीडियम में बच्चे आ गए तो टीचर नहीं, हिंदी तो बोलना ही नहीं है, उसे इंग्लिश में ही सारा कुछ सिखाया जा रहा है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जो पहले सिखाया जाए वो मातृभाषा में सिखाया जाए। जब उसे सीख लेंगे तब उन्हें सेकेंडरी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश की जाए। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए, एनसीएफ मानता है। नेक्स्ट जो शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। शिक्षण सूत्र मतलब बच्चे को अगर हमें सिखाना है, कुछ हम सिखा रहे हैं, जैसे भी मैंने बताया कि हमें बच्चे को आ सिखाना है तो हमें पहले उसे आम दिखाना होगा। जब बच्चा पहचानता है किसको, आम को, बच्चा पहचान लेगा कि हाँ ये आम है, तो आम किससे बनता है, आ से, तो वो आराम से आ को सीख सकता है। मतलब हमने मूर्त चीज़ें उसे सिखाई तो मूर्त से फिर वो अमूर्त की ओर बढ़ता जाएगा। यानी ज्ञात से अज्ञात, जो पहले से जिन चीज़ों को वो जानता है उन चीज़ों को उसे दिखाकर प्रत्यक्ष रूप से जब उन्हें सिखाया जाएगा तब वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेगा। ये शिक्षण सूत्र होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को पहले आ सिखा दिए, बेटा कहो आ तो वो समझ ही नहीं रहे आ क्या है, आम उसे हम बाद में दिखा रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। पहले हमें दिखाना है बच्चों को वो चीज़ जो जिसे बच्चा पहचानता है, जो उसके ज्ञान से जुड़ी हुई है, उसके बाद हमें उसे अमूर्त की ओर लेके जाना है, अज्ञात की ओर लेके जाना है। नेक्स्ट है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बच्चों को बहुत बहुत मोटी किताबें या बड़े बड़े टॉपिक उन्हें दे दी जाए तो इससे कुछ नहीं सीखेगा। वो जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए, भले छोटा होना चाहिए, लेकिन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि बच्चे उसे आराम से उसमें कुछ ना कुछ सीख सकें। ऐसा नहीं किताबें बहुत बहुत मोटी किताबें हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं कि 8-10 दिन तक बच्चा चैप्टर पढ़ा ही जा रहा है, लेकिन उसे स्टार्टिंग से क्या उसने पढ़ा, लास्ट में क्या पढ़ा, उसे सब कुछ
फिनिश हो गया। मतलब छोटा हो चैप्टर भले ही, लेकिन उसमें शिक्षाप्रद होना चाहिए कि उससे वो कुछ ना कुछ सीख सके। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करने चाहिए। मतलब बच्चे को अगर हमें कुछ सिखाना है तो उसे उपदेश देकर नहीं सिखा सकते कि हाँ बेटा सच बोलना अच्छी बात है, ऐसा उन्हें उपदेश देते रहेंगे तो उतना नहीं सीखेंगे। उनके सामने वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे रियलिटी में दिखाना चाहिए कि हाँ देखो ये हमने यहाँ पे सच बोला तो ये सत्य बोलने की वजह से क्या हुआ, या जो भी चीज़ें हम दिखाएंगे तो वो उससे उसे जल्दी इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब सामने सब देखेंगे उन चीज़ों को तो उसे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उन्हें उपदेश देते रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गुड हैबिट ये होती है, तो वो गुड हैबिट पढ़ते रहेंगे कि हाँ गुड हैबिट ये होंगे। जब तक वो उन्हें करने का मौका नहीं दिया जाएगा, जब वो करेंगे तभी वो सीखेंगे हाँ कि गुड हैबिट ये होती है। तो बच्चों को जो भी उपदेश ना देकर उन्हें ऐसा वातावरण दिया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो उन चीज़ों को करके सीखेंगे तो वो इजीली सीखेंगे और अच्छे से सीख सकेंगे। नेक्स्ट है अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों से छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। कि कुछ अभिभावक होते हैं भैया बच्चे का एनसी क्लास में एडमिशन हुआ नहीं, सोचते मेरा बच्चा नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनाना है, तो उसमें फोर्स करें बेटा साइंस ज़्यादा पढ़, तुझे तो डॉक्टर बनना है। क्या मालूम बच्चा पेंटर अच्छा हो, उसे पेंटिंग करने का शौक़ अच्छा हो, कहीं उसे कुकिंग का शौक़ हो, वो कुकिंग अच्छी करती हो। तो ये उसे छोटी उम्र से ही मतलब जो अभिभावक है उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारा बच्चा बहुत बड़ा आईएएस बन जाए कि बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए। वो तो समय के अनुसार जब बच्चा सीखता जाएगा उसके अंदर क्या टैलेंट है वो निखर के आएगा। तो ऐसे अभिभावकों के लिए भी एनसीईआरटी ने ये संदेश दिया। नेक्स्ट है कि बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। मतलब बच्चे स्कूल के भीतर ही सब कुछ नहीं सीख सकते, उन्हें कभी कभी आउटिंग के लिए भी ले जाना चाहिए। उन्हें अगर हम पढ़ा रहे हैं प्लांट के बारे में तो कक्षा में बैठ के वो प्लांट के बारे में इतना अच्छे से नहीं सीखेंगे। अगर उन्हें हम रियल में जाके पेड़ पौधों को दिखाएंगे तो एक तनाव मुक्त उन्हें वातावरण मिलेगा, और उन्हें अवलोकन करके जब सीखेंगे, उन्हें पेड़ पौधों को रियल में देखेंगे तो उससे वो अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। कि भाई बच्चे जब लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो ये नहीं कि टीचर ने उठा के दे दिया लो बेटा ये हिंदी की किताब पढ़ो। हो सकता है उसे कोई कहानी पढ़ने का मन हो रहा हो या कोई वो नॉवल पढ़ना चाह रहा हो, तो उन्हें खुद से चुनने का अवसर दें कि वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा उन्हें मौका देना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। मतलब सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, जो हमारी संस्कृति है, जो धरोहर है, जो प्राचीन सभ्यता है, उसको भी बढ़ावा देना है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग। मतलब शिक्षक जो बच्चों को सिखा रहा है, अधिगम की जो प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा की जाए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। क्योंकि जब मातृभाषा में टीचर उन्हें सिखाएगा तो बच्चे उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। भाई सजा को बच्चों को बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, दंड और पुरस्कार जो हर छोटे मोटे काम पे उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जाए उसको भी सीमित रखा जाए। कि बच्चे ने कक्षा में आज अच्छा किया तो पुरस्कार दे दिया, कल अच्छा किया, ऐसा नहीं कि उन्हें टाइम पे एक टाइम लिमिट बना के उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। जो पाठ्यक्रम क्लास में बच्चों को जो पढ़ाया जाए उनके मानसिक स्तर को देख के कि भाई हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं मैथ में और बच्चे को अभी नहीं आ रहा है प्लस, तो कैसे सीख लेगा वो मल्टीप्लाई। पहले हमें क्या सिखाना है प्लस करना, जब वो उसे सीख जाएगा तब हमें नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ना चाहिए। हमें उसके मानसिक स्तर को मतलब पहले देख लेना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ को करने में सक्षम है, किस चीज़ को अच्छे से कर सकता है, तो पहले उसे उतना कराइए। जब उसमें वो एक्टिव हो जाए, उसे अच्छे से कर ले, तब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम हो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार हो। कि कुछ बच्चे तो बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में तो उनके लिए थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन रखो, जो बच्चे थोड़े से स्लो होते हैं नहीं कर पाते तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन देने चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या। जो पाठ्यचर्या हो बच्चों के चहुमुखी विकास, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे आए क्लास में पढ़े और चले गए, डिग्री डिप्लोमा लेके काफ़ी वो हो गए, लेकिन
पढ़ाई उनकी किसी काम की नहीं रही। जो भी पढ़ाई हो वो ऐसी हो कि आगे उनकी लाइफ में काम आए। एक रोजगार परक शिक्षा, यानी हर क्षेत्र में उनका अच्छे से विकास हो सके, इस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी, या समाधि नहीं होगा, समावेशी वातावरण तैयार करना। जो कक्षा है उसमें सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो तीव्र बुद्धि का हो, चाहे वो मंद बुद्धि का हो, सभी बच्चों को कक्षा में शामिल किया जाए। ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे थोड़े कम मंद बुद्धि टाइप के होते हैं तो वो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हैं। उन्हें उनके साथ पढ़ने का मौका देना चाहिए, और उनसे मतलब उनके अंदर हीनता की भावना ना है कि वो भी समाज के एक अंग है, बराबरी की उन्हें शिक्षा का हक है। ऐसा वातावरण तैयार किया जाए। तो ये था एनसीएफ का पूरा सारांश जो मैंने संक्षेप में यहाँ पे लिया था, और एक एक पॉइंट को मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखें, अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ से हर साल टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसे मैंने लिया। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।